हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब टू यू ऑल। और मैं विनयत्री स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस इनिशिएटिव में, जिसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के बारे में, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, क्या मतलब है सिद्धांत इनहेरिटेंस और वेरिएशन के सिद्धांतों का, ठीक है ना। क्या मतलब है इस पूरे चैप्टर का, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जो ये पूरा चैप्टर it will revolve around a few things which you all must have observed in your life. जैसे you must have observed something like kitten always grow to be a cat, ठीक है ना। यानी कि एक जो बिल्ली का जो बच्चा होता है वो हमेशा जो है कैट में ही डेवलप होता है, मेल कैट फीमेल कैट। ओके, cub will always grow to be a lion or lioness, or you can say in a different manner like a lion or lioness, actually lioness, she will always give birth to a cub, just like human female always give birth to a human baby, है ना। तो ये जो चीज़ है, और साथ में एक और चीज़ कि आपने देखा होगा कि हमारे जो हेयर पैटर्न है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी शेप है, हमारा हैबिटाट है, हमारी हैबिट्स हैं, है ना, हमारे जो जीन्स हैं, हमारा जो फिनोटाइप है, यानी कि हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो सब हमारे इस स्पीशी के जैसा, पूरा ह्यूमन बींग्स के जैसा ही होता है। ह्यूमन बींग्स जो एक स्पीशी है, सेपियंस, है ना। दूसरा हमारा, अगर हम इंडिविजुअली बात करें, इन पर्टिकुलर बात करें, तो मेरा अगर मैं बात करूं तो मेरा जो फिनोटाइप है, जीनोटाइप, यानी कि मेरा जो फिजिकल अपीयरेंस है वो मेरे पेरेंट्स से मैच करता होगा, वो मेरे पेरेंट्स जैसा होगा। यानी कि ये जो रिजेम्बलेंस है, ये जो रिजेम्बलेंस है एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन के बीच में, ठीक है ना। और साथ में मैं डिफर भी कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, मैं हूबहू आइडेंटिकल तो नहीं होऊंगा ना अपने माता पिता से, नहीं होऊंगा, डेफिनेटली नहीं होऊंगा, ठीक है ना। और हो भी सकता हूँ, ठीक है, बट वो बहुत रेयर केस होता है। ओके, अब मैं अपने सिबलिंग्स, यानी कि मैं अपने भाई बहन के जैसा भी हो सकता हूँ, आइडेंटिकल भी हो सकता हूँ, सिमिलर भी हो सकता हूँ, और वेरी मच डिफरेंट भी हो सकता हूँ। तो ये जो रिजेम्बलेंस है, ये जो एक जैसा हम देख रहे हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, साथ में ये जो डिफरेंसेस हैं, ये सब क्यों हैं, ठीक है ना। ये सब हैं इसी स्टडी के कारण, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। अब हम आते हैं हमारे पर्टिकुलर स्लाइड्स पर। तो देखिए, हेरिडिटी और वेरिएशन की ही स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय द साइंटिस्ट डब्ल्यू बैटिसन इन 1905। आफ्टर दैट, नाउ व्हाट इज दिस हेरिडिटी। देखिए, हेरिडिटी इज एक्चुअली द मैकेनिज्म जो करेक्टर्स, जो एक जनरेशन से, जो आपके जो आपके फादर या जो आपके मदर से, जो आपके अंदर जो करेक्टर्स या ट्रेट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, वो जो आए हैं, ये जो आने का जो मैकेनिज्म है, जो ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म है, इट इज नोन एज हेरिडिटी। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। सेकंड इज वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या है, ये जो आपके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, लाइक मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपके जो फादर की जो आई कलर है वो ब्लैक है, मदर का ब्लू है, और आपका आ जाता है ब्राउन आई कलर, ठीक है। ये जो वेरिएशन अब आई, मान लीजिए आपके फादर की हाइट है 6 फीट, आपकी मदर की हाइट है 5'6", आपकी जो हाइट है वो 5'8" हो जाती है, यानी कि दोनों के बीच में। तो ये जो वेरिएशंस हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं आपके बीच में, इन्हें हम कहते हैं वेरिएशंस, यानी कि डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स। जो आपके कैरेक्टर्स, आपने ये चीज़ देखी होंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके आपके फादर से मिलते होंगे। वो कैरेक्टर्स आपके एटीट्यूड में भी हो सकते हैं, और साथ में आपके फिनोटाइप, यानी कि आपके फिजिकल अपीयरेंस में भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ आपके कैरेक्टर्स आपके मदर से भी मैच करते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, लेकिन डिफरेंट भी होते हैं, तो वो जो डिफरेंट है वो वेरिएशन है। और ये जो वेरिएशन है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो वेरिएशन है ना, इसी की वजह से एवोल्यूशन होता है, इसी की वजह से तो नई स्पीशीज बनती हैं। तो इट प्रोवाइड्स अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, आफ्टर दैट और एडेप्टेशंस। अब आप एक बात मुझे बताइए, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं वो साउथ इंडियंस से, यानी कि जो लोग हमारे साउथ इंडियन पार्ट्स में रह रहे हैं, आंध्र प्रदेश में रह रहे हैं, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटका में, वो हमसे जो है थोड़े से डार्कर होते हैं, ठीक है ना। नॉर्थ इंडियंस यानी कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हम जो यहाँ पर रह रहे हैं, वो हमसे कहीं ना कहीं कैसे होते हैं, थोड़े से ज़्यादा डार्कर होते हैं, डार्कर इन कलर, है ना। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन। साउथ इंडियन जो
इंडियंस हैं, साउथ में जो इंडियंस रह रहे हैं, उनमें मेलानिन जो है, मेलानिन नाम का जो पिगमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है इन साउथ इंडियंस में। फिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा जो धूप जो पड़ती है, क्योंकि वो साउथ इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में हमारा जो है पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है वो आता है, यानी कि जो सारे स्टेट्स हैं महाराष्ट्र से अगर आप नीचे देखना शुरू करें तो वो डार्क होते चले जाते हैं। और डार्क होने का रीज़न है क्योंकि वो कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपने पढ़े होंगे ये ज्योग्राफी में, लैटिट्यूड्स होते हैं ये दो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ सॉरी कैप्रिकॉर्न, बीच में इक्वेटर है। तो ये इक्वेटर और इनके बीच में जो रीज़न ये आ रहा है, ये यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर यूवी रेज भी ज़्यादा होंगी, तो यूवी रेज से बचाने का काम ये मेलानिन करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्योंकि धूप एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया कम होती है इंटेंसिटी, तो इस वजह से हमें ज़्यादा मेलानिन की जरूरत नहीं। इसी तरह से अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो वो तो बिल्कुल ही ऊपर है, वो तो और भी दूर है इक्वेटर से, तो इसलिए वो उनमें मेलानिन की मात्रा जो है वो और भी ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएशंस हैं। अब देखिए, अब ये वेरिएशंस हमारी हम डेवलप भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक एथलीट्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनकी जो हार्ट बीट है, उनका जो मसल्स हैं, उनकी जो मसल टोन है, स्ट्रेंथ है, एंडुरेंस है, वो सब वेरी करता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल से। उसके बाद भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लॉयन के अगर हम केस में देखें, अगर एक लॉयन को आप जू में रखें और एक लॉयन को आप जंगल फॉरेस्ट में उसके नेचुरल हैबिटाट में रखें, तो ऑब्वियसली जो नेचुरल हैबिटाट में जो लॉयन रह रहा है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा एज कम्पेयर टू द लॉयन विच हु इज़ लिविंग इन अ जू। बिकॉज जो जू में रह रहा है उसको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, उसको इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ रही है। बट द लॉयन हु इज़ लिविंग इन अ फॉरेस्ट, he has to struggle daily for a you can say a daily meal, एक मील के लिए भी उसे रोज स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो रीज़न है, ये वेरिएशंस हैं, और ये क्यों होते हैं? एडेप्टेशंस के लिए, एवोल्यूशन के लिए, हमारे सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। अब ये जो करेक्टर्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये किस फॉर्म में हो रहे हैं? ये हो रहे हैं जीन्स की फॉर्म में। इन एक करेक्टर के लिए हमारे पास एक जीन है, और हम अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लगभग हमारी बॉडी में 30,000 से 40,000 जीन्स हैं। 30,000 to 40,000 जीन्स आर देयर। ठीक है, तो ये जो जीन्स हैं इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। अभी फिलहाल ये जो जीन्स है हमारे, जैसे हमारा हेयर कलर है तो हेयर कलर के लिए हमारे पर्टिकुलर एक जीन होगा, हमारी हाइट है उसके लिए जीन। वैसे हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट तो एक जो है प्लियोट्रॉपिक है, मतलब कि एक जीन से ज़्यादा जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमारे पर्टिकुलर कोई हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन, तो उसके लिए एक जीन होगा। हमारा जो स्किन कलर है उसके लिए एक जीन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हर एक हमारा जो कैरेक्टर है उसके लिए हमारा एक जीन होता है। अब ये एक्चुअल में जीन है क्या, डीएनए क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन, पहले हम ये बात समझ लेते हैं। देखिए, अब समझने वाली बात यहाँ, एक मिनट मैं ज़रा इसको थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। यस, देखिए ये थोड़ा सा ना वीडियो लंबी होगी क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से मैं चाहता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आए, तो इस वजह से थोड़ा गला भी सूख जाता है पढ़ाते पढ़ाते। ओके, तो देखिए यहाँ देखिए, ये एक सेल है, ये हमारी बॉडी का एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में एक थ्रेड इस तरह से बिल्कुल कोइल्ड फॉर्म में, इस तरह से, मतलब एक उसका गिट्ठा सा बना हुआ है, और वो इस तरह से हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो हमारा थ्रेड है, अगर आप इसको लंबा करें इस तरह से, तो ये काफ़ी, इसकी लेंथ कई मीटर इसकी लेंथ हो जाती है। आई थिंक अराउंड 6 मीटर के आसपास इसकी जो है लंबाई हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही हाईली कंडेंस्ड, हाईली कोल्ड फॉर्म में, इस तरीके से ये हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो, अगर इसको हम बिल्कुल सिंपल उसमें देखें तो ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, ये आपस में दोनों स्ट्रैंड जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये हम जानते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड, देखिए यहाँ से शुरू से समझिए, दो न्यूक्लियोटाइड हैं। ये न्यूक्लियोटाइड जो है दो नहीं है बल्कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, ये आपस में जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़कर क्या बना लेते हैं? फाइनली क्या बना लेते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि डीएनए बना लेते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड से क्या बन गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसको हम बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है वो इस फॉर्म में होता है हमारा, डबल हेलिकल फॉर्म में, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, और ये जो जुड़े हुए हैं आपस में,
यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये एक स्ट्रैंड है न्यूक्लियोटाइड का, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड से जुड़कर मिलकर बन गया। अब ये एडेनिन है, यहाँ पर ये थायामीन के साथ जो है 2 बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर ये 2 बॉन्ड से जुड़ जाएगा एडेनिन और थायामीन। और इन एडेनिन और थायामीन क्या है, नाइट्रोजन बेस है। इनके बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल से बात करेंगे, अभी आप फिलहाल ये समझिए। तो हमारा जो डीएनए है उसके ही एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, जीन। और ये जीन हमारे एक पर्टिकुलर फंक्शन, हमारे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए ट्रेट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। ओके, इस जीन में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, एक्सोन्स और इंट्रॉन्स। एक्सोन्स, इंट्रॉन्स, ठीक है। एक्सोन जो होते हैं वो कोडिंग पार्ट है, यानी कि वो फंक्शनल पार्ट है, वो कुछ काम कर रहा है। इंट्रॉन कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन इंट्रॉन की भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होती है, म्यूटेशन के बचाना। म्यूटेशन जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। म्यूटेशन क्या होती है और किस तरह इंट्रॉन वो हमारे लिए अच्छे हैं ये, ठीक है। तो जब अब ये जो एक सेगमेंट है जीन है, और बहुत सारे ये जो है एक तरह से आप कह सकते हैं सेगमेंट्स आपस में जुड़ गए हैं और क्या बन गया है, फाइनली एक डीएनए बन गया है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात। तो ये जो डीएनए है, अब इन डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स, इनको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स का ऑक्टामर आकर जुड़ जाता है, और ये जो यूनिट अब बन गई है यहाँ पर, ये बन जाती है न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब और न्यूक्लियोसोम होंगे, और न्यूक्लियोसोम होंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए न्यूक्लियोसोम हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है, अब मान लीजिए ये न्यूक्लियोसोम से अब ये जो स्ट्रक्चर बना यहाँ पर, इतना यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये हमने बिल्कुल अनवाइंड कर दिया है। अनवाइंड, ये तो थोड़ा कोइल्ड है लेकिन ये बिल्कुल अनवाइंड है। तो ये जो अनवाइंडेड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। अब इसी क्रोमेटिन को आप जब क्या कर देंगे न्यूक्लियोसोम के साथ, देखिए डीएनए का मतलब है सिर्फ डीएनए, जब डीएनए के साथ न्यूक्लियोसोम जुड़ जाएगा, और एक यूनिट न्यूक्लियोसोम की, फिर दूसरी यूनिट, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से यूनिट जुड़ती चली जाएंगी, तो वो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, क्रोमेटिन बन जाएगा। और ये क्रोमेटिन जब हाईली कंडेंस्ड होगा मेटाफेज स्टेज में, तो हम उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, फिर आपका डीएनए, और फिर आपका ये जीन। तो ये किस तरह से हैं, ये मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। आपके हर एक सेल के न्यूक्लियस में आपका डीएनए होता है, यानी कि आपके 23 जो पेयर हैं क्रोमोसोम्स के, ये होते हैं, ठीक है। ओके, और इन्हीं जो है क्रोमोसोम्स पर क्या है, ये आपकी जीन्स, क्योंकि ये डीएनए ही तो है, ये पूरा, ये डीएनए ही तो है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएनए होता है, मैं आपको फिर और भी बताऊंगा अच्छे से जब मियोसिस माइटोसिस पढ़ाऊंगा। यहाँ पर ये डीएनए इस तरह से इस स्ट्रैंड में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, यहाँ नेक्स्ट इज एलील। देखिए जैसे मैंने आपको बताया जीन के बारे में, तो जीन जो है, एक जो जीन है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो क्रोमोसोम है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, और हमारे इस न्यूक्लियस में हमें पता है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं तो एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होंगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये आपका क्या है, ये सेंट्रोमियर है और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो इस सिस्टर क्रोमेटिड पर क्रोमोसोम नंबर 1 पर यहाँ पर मान लीजिए बी नाम की जीन है, जो कि आपके ब्लैक कलर ऑफ हेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसी जीन की एक और कॉपी यहाँ पर इस सिस्टर क्रोमेटिड पर होगी, जो भी क्या है, कैपिटल बी है। ये भी कैपिटल बी है, ये भी कैपिटल बी है, ठीक है। तो सेम है ये, यानी कि ये दोनों ही ब्लैक कलर ऑफ हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये ग्रे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये दूसरा जो क्रोमोसोम था, ठीक है ना, यहाँ पर ये स्मॉल बी है, यानी कि ग्रे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब अगर कंडीशन ऐसी हो, दोनों जीन सेम हो, जो एलील्स हैं दोनों सेम हो, तो वो कंडीशन होमोजाइगस कहलाती है। और अगर दोनों डिफरेंट हो, दोनों जीन्स, यानी कि एक ब्लैक कलर के लिए, एक ग्रे कलर के लिए है, ठीक है, तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एलील्स, फॉर्म ऑफ अ जीन, ठीक है। जैसे हाइट के लिए ये फॉर्म बड़ी कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है। कैपिटल टी इज़ फॉर लॉन्ग हाइट, और ये स्मॉल हाइट के लिए, ठीक है, स्मॉल टी। तो ये एलील की बात हो गई यहाँ पर। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस बता चुका हूँ। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपकी जो हाइट है, आपका जो आई कलर है, आपका जो स्किन कलर है, ये सब आपके फिनोटिपिक है, ये सब आपका फिनोटाइप है, फिजिकल अपीयरेंस। वहीं जीनोटाइप आपका जो जेनेटिक मेकअप है। अब मान लीजिए आपकी जो हाइट है, अब मान लीजिए आपका जो एक क्रोमोसोम है, ठीक है ना, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम पर आपके यहाँ पर जो है टी जीन है,
कैपिटल टी, और इसी क्रोमोजोम यानी क्रोमोजोम नंबर 1 पर ही वन की ही दूसरी कॉपी पर क्या है आपका ये स्मॉल टी है। ठीक है, तो ये वाला जो टी है ये ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि ये डोमिनेंट टी है, आपका डोमिनेंट जीन है ये आपका। तो आपकी जो हाइट है वो कैसी हो जाएगी, वो आपकी लंबी हो जाएगी हाइट। तो फिजिकल जो आपका अपीयरेंस है वो कैसा है कि यू आर टॉल, बट आपका जीनोटाइप देखें अगर तो वो क्या है, वो टी और टी है, स्मॉल टी और कैपिटल टी है। वहीं वो इस तरह से भी हो सकता था टॉल के लिए, समझ गए आप बात। तो आपका जीनोटाइप, ये आपका जीनोटाइप कि आपके जीन्स कैसे हैं, और आपका फिनोटाइप यानी कि आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। क्रॉस का मतलब होता है ब्रीडिंग, जानते हैं आप ब्रीडिंग, ठीक है। फीलियल, नेक्स्ट जनरेशन से हम मतलब फीलियल, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर ये फादर और ये मदर, इन्होंने गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स बनाए, हैप्लॉइड गैमेट्स बनाए, हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज हो गए, फ्यूज होकर जाइगोट बना और जाइगोट से इंडिविजुअल बन गया। ये जो न्यू बोर्न बेबी आया इसको हम बोलेंगे ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन, यानी कि फीलियल 1 नेक्स्ट जनरेशन, F2 फीलियल 2। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं सेम जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जैसे F1 ऑर्गेनिज्म और F1 ऑर्गेनिज्म के बीच में ही अगर हम क्रॉसिंग करवा दें तो उस क्रॉसिंग को हम क्या कहते हैं, सेल्फिंग। प्योर लाइन, सेम जीनोटाइप बना रहे, जैसे मान लीजिए ये जीनोटाइप था टी और टी, ठीक है, और इस इंडिविजुअल का भी क्या है टी टी। अब हम इन दोनों के बीच में क्या करवा दें, ब्रीडिंग करवा दें, ठीक है। तो क्या आएगा नेक्स्ट जो जनरेशन आएगा उसका जीनोटाइप कैसा आएगा, टी टी। फिर इस टी और फिर से टी में ही करवा दें, तो जो कंटिन्यूसली 5 जनरेशन तक जो जीनोटाइप है वो सेम रहेगा, तो प्योर लाइन डेवलप्स हो जाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं प्योर लाइन का कंसेप्ट। प्यूनेट स्क्वायर, प्यूनेट स्क्वायर क्या है, देखिए एक साइंटिस्ट थे रेगिनाल्ड सी प्यूनेट, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, जिसमें ये दिखाया जाता है कि कौन कौन से जीनोटाइप्स दो इंडिविजुअल्स के बीच में आ सकते हैं, ठीक है ना, जब अगर उनको हम जेनेटिकली क्रॉस करवाएं तो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर एक इंडिविजुअल था जिसका जो जीनोटाइप था वो कुछ इस तरह का था, टी टी, ये उसके जो है डिप्लॉयड है वो ऑर्गेनिज्म, तो 2 जीन्स हो गए यहाँ पर, आई मीन एलील हो गए। यहाँ पर ये एक ऑर्गेनिज्म है और मान लीजिए ये जो है वो मेल है और ये जो है वो फीमेल है, ठीक है। तो मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म ये दोनों हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये इससे पहले गैमेट बनाएगा तो इसने गैमेट्स बना दिए, मान लीजिए इसने टी गैमेट बना दिया, इसने भी टी ही गैमेट बनाया, मतलब जो गैमेट में जो जीन आया वो कैपिटल टी ही था, तो क्या जीनोटाइप बनेगा, टी टी, यानी कि कैसा होगा ऑर्गेनिज्म, टॉल होगा। फिनोटाइप कैसा होगा उसका टॉल होगा, ठीक है। अब मान लीजिए वो स्मॉल टी का गैमेट बनाया, यानी कि जो गैमेट आया उसमें स्मॉल टी आया, इसका भी स्मॉल, मान लीजिए इसका कैपिटल टी आया, तो अब जीनोटाइप कैसा बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल, लेकिन फिनोटाइप कैसा होगा, टॉल ही होगा। तो फिनोटाइप तो देखिए दोनों जगह टॉल, लेकिन जीनोटाइप दोनों जगह वेरी कर रहा है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कैपिटल टी दे और यहाँ पर ये स्मॉल टी का गैमेट आए, तो अब फिर से वही इस तरह का, और यहाँ पर अगर मान लीजिए दोनों ही स्मॉल टी दें तो यहाँ पर कैसा जीनोटाइप आ जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, डॉर्फ। बात समझ में आ रही है। ये एक मेल ऑर्गेनिज्म है, ये एक फीमेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के पहले गैमेट बनते हैं ना, जैसे मान लीजिए इसके स्पर्म में जो जीन आया, अब देखिए यार आप बात समझने की ये है सीधी सीधी कि यहाँ पर एक सेल था और इस एक सेल में आपके कितने हैं, वैसे ये जो क्रोमोजोम है ये नंबर 1 क्रोमोजोम है, ये जो है नंबर 2 क्रोमोजोम है, ये जो है नंबर 3 क्रोमोजोम है, ठीक है। इसी तरह 23 पेयर होंगे। तो जब इसके गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा भाई, एक कॉपी इसकी आएगी 1 नंबर क्रोमोजोम की, फिर एक कॉपी ही 2 नंबर क्रोमोजोम की आएगी, और फिर एक कॉपी 3 नंबर क्रोमोजोम की आएगी। तो मान लीजिए इस क्रोमोजोम पर क्या था, जो है कैपिटल टी था, और इस क्रोमोजोम पर जो जीन था वो स्मॉल टी था, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो गैमेट ये जो आया, ये जो क्रोमोजोम नंबर 1 आया, ये कैपिटल टी आया, बात समझ गए, कैपिटल टी आया इस गैमेट में क्रोमोजोम नंबर 1 पर, ठीक है। अब इसी तरीके से ये जो फीमेल है इसके भी क्रोमोजोम नंबर 1 से कैपिटल टी ही आ गया, कैपिटल टी वाला क्रोमोजोम ही आ गया, ठीक है। तो ये दोनों जो अब जो न्यू बॉर्न होगा उसका जो जीनोटाइप होगा वो तो डिप्लॉयड होगा ना, जाइगोट जो होगा तो डिप्लॉयड होगा, यानी कि उसके पास तो एक कॉपी फादर की होगी क्रोमोजोम की, एक कॉपी मदर की क्रोमोजोम की कॉपी होगी, यानी कि क्रोमोजोम नंबर 1 की एक कॉपी फादर देंगे और एक कॉपी मदर देंगी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 50% जो कैरेक्टर्स हैं वो फादर की साइड से होते हैं, 50% अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं मदर की साइड से होते हैं, ठीक है। तो या तो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका जीनोटाइप ये हो सकता है,
अगर कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है तो ये हो सकता है, फिर से स्मॉल टी कैपिटल टी आ रहा है तो ये हो सकता है जीनोटाइप, और अगर दोनों का ही स्मॉल टी वाला क्रोमोसोम आ रहा है तो वो ये जीनोटाइप होगा। तो ये बात मैं आपको यहाँ पर प्यूनेट स्क्वायर से समझाना चाह रहा था। नेक्स्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड ट्राईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब तो आप समझ गए ना, जो ब्रीडिंग हम करवा रहे हैं, ठीक है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में क्या होता है, हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को जो है वो स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्रॉस तो करवाया, लेकिन हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर यानी कि हेयर कलर को मान लीजिए हमने सिर्फ यहाँ पर किया कि भाई मान लीजिए फादर की साइड से जो है कैपिटल एच आ रहा है और ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक हेयर, और स्मॉल जो एच है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रे हेयर, और ये मदर की साइड से आ रहा है, ठीक है। तो जो नया इंडिविजुअल होगा, नया जो बेबी होगा, उसके पास तो दोनों क्रोमोसोम होंगे ना, तो उसके पास एच भी होगा और कैपिटल एच भी होगा और स्मॉल एच भी होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ हेयर कलर की ही बात कर रहे हैं, एक ही सिर्फ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं एक टाइम पर, तो उस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मीन्स अ क्रॉस मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एट अ टाइम, एक पेयर कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। डाई हाइब्रिड दो, मतलब दो कैरेक्टर्स को एक बार में स्टडी कर रहे हैं। ट्राई हाइब्रिड मतलब तीन कैरेक्टर्स को एक साथ हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बॉडी शेप की बात कर लेते हैं, हेयर की बात कर लेते हैं और हेयर पैटर्न की बात कर ले, भाई स्ट्रेट हेयर कर ले, तो तीन अगर हम बात करें तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो गया, ठीक है। तो इतना ये जो टर्मिनोलॉजीज थी ये कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार जो है रिपीट होने वाली है अपकमिंग वीडियोस में, अपकमिंग टॉपिक्स में, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी था। तो आई होप कि आपको मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की समझाने की, आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, तिबारा भी पूछ सकते हैं, कितना एन नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। आई एम हेयर टू you know I'm here to make your concepts in a better way, ठीक है ना। मैं आपके concepts को यहाँ पर बेहतर बनाने के लिए हूँ, ठीक है। तो यही बात मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा था। अब हम जब नेक्स्ट बात करेंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी मच।